अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज काशिम दीदी और फिजिक्स टीचर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने वर्क के टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हमने डिस्कस किया, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स हमने डिस्कस किया। आज के इस टॉपिक में हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में डील करना है, और वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने देखना है और वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हमने देखना है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फील्ड फोर्स क्या है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे आप अर्थ की बात कर लें, सिंपली आप देखें कि ये आपके पास क्या है, अर्थ है, और अर्थ के गिर्द क्या होगा, इसका एक फील्ड है, एक रीजन है जिसमें ये क्या करता है, जिसके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है। सपोज करें कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट है ये कोई, ठीक है, और इसका मास m है, तो इसके ऊपर क्या होगा कि ये फोर्स अप्लाई कर रहा है। अगर तो ये इसके फील्ड में होगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होगी, अगर ये फील्ड से बाहर होगा तो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रही होगी। तो हम क्या कहेंगे, रीजन अराउंड अ बॉडी वेयर इट कैन इन्फ्लुएंस अदर बॉडी बाय अ फोर्स एसोसिएटेड विद इट। किसी भी एक बॉडी के गिर्द क्या होता है, एक फील्ड होता है जिसमें वो क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रहा होता है, फोर्स लगा रहा होता है। उस रीजन को, उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, फील्ड ऑफ दैट फोर्स बोलेंगे। ओके, अगर ये अर्थ के केस में होगा तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अगर ये एक आप चार्ज के केस में कहें, एक पॉजिटिव चार्ज है या एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगा रहा है तो वो उसके फील्ड में होगा, उसके रीजन में होगा जिसके ऊपर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। यही काम आप एक मैग्नेट के केस में कर सकते हैं कि एक मैग्नेट को आप एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर लेके आते हैं तो वो दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिसका मतलब वो उसके फील्ड में है। ओके, होपफुली आपको फील्ड ऑफ फोर्स समझ आ गया होगा। और इसकी एग्जांपल हमने अभी डिस्कस किया, ग्रेविटेशन फील्ड की बात की हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर सकती हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं, ये डिफरेंट इसकी एग्जांपल है। अब स्टूडेंट, हमने समझना है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। अगर आपने सपोज करें कि एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसको आपने सर्टेन हाइट के ऊपर लेके जाना है, तो हमें इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब अगर आप कहें कि वर्क डन, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इस पॉइंट ए से हमने ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है पॉइंट बी तक। ठीक है, मतलब यहाँ से सर्टेन हाइट एज तक आपने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। अब स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने तीन पाथ है मेरे पास, पाथ 1, पाथ 2 और ये पाथ 3। ठीक है, कि हो सकता है कि मैं इस पाथ को फॉलो करके पहले यहाँ पे आऊँ, ए से डी, फिर डी से बी की तरफ जाऊँ, या ए से सी मूव करके आऊँ पहले, फिर सी से बी जाऊँ, या ये कर्व पाथ मेरे पास है, इसको मैं फॉलो करता हुआ ए से बी पहुँच जाऊँ। अगर तो तीनों पाथ में मेरे पास वर्क डन सेम हो, ठीक है, तो ऐसा फील्ड आपके पास क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाएगा। और जिस फोर्स की वजह से ये वर्क डन होगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और अगर आपके पास क्या हो, वर्क डन हर पाथ में डिफरेंट आए, मतलब इस पाथ में वर्क डन आपका डिफरेंट है, इस पाथ को अगर आप फॉलो करते हैं तो पाथ की लेंथ बढ़ने से वर्क आपका चेंज हो रहा हो, तो उसको आप, उस फोर्स को क्या नाम देंगे, आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का नाम देंगे। तो होपफुली आपको दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ आ गया। अब स्टूडेंट, हमने बात की है कंजर्वेटिव फोर्स की पहले, तो आप क्या कहेंगे, आ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन डजंट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। अगर आपके पास वर्क डन पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो, चाहे आप इस पाथ को फॉलो कर लें, चाहे इस पाथ को फॉलो कर लें, चाहे इसको, हर केस में अगर आपका वर्क डन सेम रहता है तो इसका मतलब वो जो फोर्स जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आप मूव करवा रहे हैं या उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है, उसको आप क्या कहेंगे, वो फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगी। ओके, और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं, वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो। और आपके पास जो कोई भी क्लोज पाथ है ना, मतलब आप बाउंड्री कंडीशंस की आप बात कर सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन की आप बात कर सकते हैं। अगर जहां से ऑब्जेक्ट ने मूव किया वहीं पे आके आप वापस जो है ना वो रुक जाते हैं, तो उस केस में क्लोज पाथ में आपके पास वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, फिर हम इसकी एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, एक कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब इसमें अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए एक ऑब्जेक्ट को अगर आप मूव करवा रहे हैं सर्टेन हाइट एज तक, तो उस केस में आपके पास वर्क डन पाथ फॉलोड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात हम प्रूव भी करेंगे आज के इस टॉपिक में। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कहेंगे यहाँ पे, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डजंट डिपेंड अपॉन अ चॉइस ऑफ द पाथ। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा ये, मतलब हम कोई भी पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं
वर्क डन के लिए, तो इसके ऊपर इंडिपेंडेंट होगा। आइए हम इसको देखते हैं वन बाय वन। स्टूडेंट इस टॉपिक में हमारा मेन कंसर्न क्या होना है कि हमने तीनों पाथ के अलोंग क्या करना है, कैलकुलेट करना है वर्क डन, और वो वैल्यू अगर हमारे पास सेम आई तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ओके, अब स्टूडेंट पहले हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे ए डी बी, जिसको मैंने पाथ 1 कहा है। इसको मैंने 2 स्टेप में डिवाइड किया है कि वर्क ए डी बी किसके इक्वल होगा। पहले ए से डी में मूव करूंगा, फिर डी से बी। तो पहले ए से डी में वर्क डन निकालूंगा कि क्या होगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए से डी आप इधर मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे स्टूडेंट जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है वो वेट के इक्वल होगी, ठीक है। और वेट के इक्वल जो फोर्स है वो आपके पास W इज इक्वल टू क्या होगा बेटे, mg, ठीक है। अब इस दोनों में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ओके, यहाँ पे जो एंगल इसमें बन रहा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि वर्क डन ए डी इज इक्वल टू एफ डॉट डी, वर्क का फार्मूला। इस केस में भी एफ डॉट डी, इसको मैंने ज़रा एक्सप्लेनेशन से लिखा हुआ है बुक में, ये डायरेक्ट स्टेप इसके बाद आपको ये मिलेगा। ओके, जिसमें आपने देखना है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। आप cos 90 पुट कर लें, ठीक है। डिस्टेंस आपके पास d हो सकता है, ए डी आप लिख लें, कोई भी पाथ लेंथ लिख लें। और ये जो आपके पास a से b की जो हाइट है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो h के इक्वल है, सपोज कर लें। ओके, इस केस में देखिएगा, अब d से b देखना है हमें। d से b फोर्स यूं लग रही है, ऑब्जेक्ट यूं मूव कर रहा है, और इसका जो वेट है वो क्या कर रहा है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। वेट डाउनवर्ड है, मतलब जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, और जो डिस्टेंस आप डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट अगर 2 फोर्सेस आपके पास क्या हूँ, एंटी पैरेलल हूँ, तो उनके बिटवीन एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, cos 180। अब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे cos 90, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास 0 आ जाएगा, और ये cos 180 क्या आ जाएगा, -mgh। ओके, और इस तरह से 0 -mgh क्या आ जाएगा, -mgh। तो इस केस के अलोंग पाथ फॉलोड जो पाथ 1 था, इसमें आपके पास वर्क डन क्या आया है, -mgh। अब स्टूडेंट हमने पाथ 2 की बात करनी है, जो कि आपके पास क्या है, ए सी बी। पहले हमने क्या किया था, ए डी बी, जिसको हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया था। अब स्टूडेंट आप यहाँ से एक बात याद भी रख सकते हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल पाथ है ना, इसके अलोंग आपके पास जो वर्क डन है वो क्या होता है, 0 होता है। जैसे हमने अभी निकाला है कि ए डी में आपके पास वर्क डन क्या आता है, 0, क्योंकि वेट और जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। परपेंडिकुलर cos 90 आपके पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ए सी बी को भी हम डिवाइड करेंगे 2 स्टेप में, ए सी प्लस सी बी, ठीक है, ए सी प्लस सी बी। अब स्टूडेंट वैसे ही सेम आपने इसको भी ओपन करना है। अब ए सी के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी एम जी, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है आपके पास, एच के इक्वल है, और जो आपके पास फोर्स है वो mg के इक्वल है, और cos 180 ही आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा mgh cos 180। ओके, स्टेप बढ़ा लें अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, प्लस cb। ये फिर अगेन क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल पाथ। ad भी हमने देखा था, और इसी तरह से cd भी देखा। इन दोनों केसेस में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे कह देंगे mgd cos 90 डिग्री। अब cos 90 अगेन क्या हो जाएगा, ये 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया, ये -mgh। तो -mgh 0 क्या आ जाएगा, -mgh ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट पाथ 2 में भी हमने देखा जो वर्क डन था वो -mg ही आ गया। अब स्टूडेंट हमने पाथ 3 की बात करनी है, ए से बी, जो कि कर्व पाथ है। अब इसमें हमारे पास कोई एंगल हमें स्पेसिफिक नहीं पता कि आया कि वो 90 है, 180 है, या आपके पास 0 है, ये कितना है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर। इन केसेस में नहीं बन रहा, इसमें आपके पास डिफरेंट एंगल बन रहा है इसमें, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि इस पाथ को जो ए से बी है, इसको हम स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टेप आपके पास 2 तरह से, एक आपके पास यूं हॉरिजॉन्टल स्टेप है, और एक आपके पास यूं वर्टिकल स्टेप है, ठीक है। वैसे ही जैसे ये है, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप था, ये वर्टिकल स्टेप था, ऐसे ही हमने छोटे छोटे स्टेप इसमें बना लेने। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, उसने सिर्फ आपके पास बुक में देखेंगे ना, तो del y1 मतलब y लिया, यहाँ पे वर्टिकल स्टेप लिया, हॉरिजॉन्टल स्टेप की बात नहीं कर रहा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि कर्व पाथ ब्रोकन इनटू स्टेप्स, और दूसरा पॉइंट नो वर्क इज डन अलोंग हॉरिजॉन्टल स्टेप्स।
ये भी मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन क्यों जीरो होता है, क्योंकि वेट और जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें जो एंगल है आपके पास वो कितना बन जाता है, 90 डिग्री बन जाता है, और cos 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं वो पॉइंट नहीं लिख रहा, ये पॉइंट जनरल मैंने लिख दिया है कि इसमें हॉरिजॉन्टल स्टेप्स में वर्क डन आपका जीरो होगा। और जो वर्टिकल स्टेप्स है, पहले वर्टिकल स्टेप को मैंने क्या कह लिया, del y1, दूसरे वाले को del y2, तीसरे वाले को del y3, इसी तरह से del yn तक मैंने इसको स्टेप्स बना लिए जो कि वर्टिकल स्टेप्स थे। अब स्टूडेंट वर्टिकल स्टेप में अगेन क्या है, स्टेप यूं है वर्टिकल, और जो आपके पास वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड। तो इस केस में अगेन एंगल कितने का आएगा, 180। तो cos 180 कितना होता है, -1। तो माइनस और फोर्स की जगह क्या आ गया, mg, वेट के इक्वल फोर्स है W इक्वल टू mg। और जो डिस्टेंस था उसमें आपने क्या किया, इन सारे पैचेस को ऐड कर लें, del y1 प्लस del y2 प्लस del y3 प्लस del yn। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो आपके पास डिफरेंट पैचेस हैं, del y1 प्लस del y2 प्लस सो ऑन, ऐसे आप चलते चलते del yn तक आ जाए, ये किसके इक्वल होगा, ये हाइट h के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि ये देखें, ये अगर आप सारे स्टेप्स को, वर्टिकल स्टेप्स को देखें, यहाँ पे ये वर्टिकल स्टेप है, इस तरह से ये वर्टिकल स्टेप है, तो ये सारे वर्टिकल स्टेप मिलके किसके इक्वल हो जाएंगे, h के इक्वल हो जाएंगे। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं h लिख सकता हूँ। तो ये भी क्या आ जाएगा, -mgh आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से पाथ जो थर्ड था हमारा, जिसको a से b मैंने मेंशन किया हुआ है, इसमें भी मेरे पास वर्क डन -mgh है। तो क्या तीनों पाथ्स में हमारे पास वर्क डन सेम है, -mgh, -mgh, -mgh। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपके पास क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि हमने 3 डिफरेंट पाथ फॉलो किए जिसमें एक ऑब्जेक्ट को सेम हाइट पे हम लेके जा रहे थे तीनों पाथ के थ्रू। तो इस तीनों केसेस में हमने देखा वर्क डन सेम रहा। इसका मतलब कि ये आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड है और वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ पे आपके पास क्या रहा, सेम रहा और इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहा। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम बात करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की। अब आप क्या कहेंगे, फोर्स कब नॉन कंजर्वेटिव होती है, इफ द वर्क डन बाय इट ऑन मूविंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट डिपेंड्स ऑन पाथ, अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो फील्ड फोर्स आपके पास वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कैसे स्टूडेंट, आप एक एग्जांपल ले लें, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर क्या कर रही है, फ्रिक्शनल फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो इसी तरह से जैसे ही पाथ ऑफ लेंथ इंक्रीज होती है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे आप एक बॉल को इस तरह से फ्लोर के ऊपर रोल करते हैं तो उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता क्या है, फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ जाती हैं और वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है। तो पाथ ऑफ लेंथ बढ़ने से फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ रही हैं। जब फ्रिक्शनल फोर्सेस बढ़ेंगी, फोर्स की मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी तो वर्क डन इंक्रीज होगा। अगर पाथ कम है तो वर्क डन कम होगा, अगर पाथ ज्यादा होगा तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से आपके पास वर्क डन सेम नहीं रहता। ओके, तो इसकी कुछ एग्जांपल मैंने लिखी हैं। काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्सेस में भी आपके पास जो वर्क डन होगा वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगा, क्योंकि फोर्स आपके पास कांस्टेंट नहीं रह रही। और एयर रेजिस्टेंस की अगर आप बात करें तो उस केस में भी अगर आपके पास पाथ ऑफ लेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस भी आपके पास, एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ रही है। टेंशन इन स्ट्रिंग लेंथ बढ़ने से उसमें टेंशन इन स्ट्रिंग भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर लेंथ कम है तो टेंशन भी कम होगी आप में। और दूसरा बात है प्रोपल्शन ऑफ रॉकेट की आप बात करते हैं, जिसमें आपने देखा था कि जैसे जैसे रॉकेट अपवर्ड मूव करता है वो स्पीड अप होता जाता था। ठीक है, तो इसमें फोर्स जो है ना वो इंक्रीज होती जाती थी। तो यही पॉइंट आपके पास है कि ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं कि आपके पास जो फोर्स होगी वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी, क्योंकि वो पाथ के ऊपर, वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर पाथ ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा है। तो स्टूडेंट होपफुली ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से समझा होगा, जिसमें हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात की और कंजर्वेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हमने डिस्कस किया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।